चलिए एक पल के लिए पीछे चलते हैं। साल 2003 मुंबई की एक अदालत का वो कमरा जो खचाखच भरा हुआ था। हाँ, वो दौर ही कुछ ऐसा था। बिल्कुल, मतलब उस समय का माहौल ऐसा था कि बड़े से बड़े इंसान के पसीने छूट जाएं। उस दौर के 13 सबसे बड़े सुपरस्टार्स, जिनका नाम ही बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों की गारंटी हुआ करता था ना, वो अंडरवर्ल्ड के खौफ से अपने बयानों से मुकर चुके थे। कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। एकदम सन्नाटा था इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली। लेकिन उस दिन उसी अदालत के कटघरे में एक 28 साल की अभिनेत्री खड़ी थी। उसे विदेशी नंबरों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इसके बावजूद उसने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। मतलब फिल्मी पर्दे पे तो बहादुरी दिखाना बहुत आसान होता है ना, क्योंकि वहाँ एक तय स्क्रिप्ट होती है। सही कहा, वहाँ तो सब कुछ पहले से लिखा होता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय बिल्कुल ऐसा ही है। आज तारीख है शनिवार 14 मार्च 2026 और हाल ही में 11 मार्च को प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपने पति जीन गुडइनफ को एक बहुत ही प्यारा सा जन्मदिन का संदेश लिखा था। लव यू टू द मून एंड बैक। हाँ, मैंने भी देखा वो पोस्ट, बहुत ही प्यारा था, है ना। और इसके साथ ही वो राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म लाहौर 1947 के साथ सिनेमा जगत में अपनी बहुप्रतीक्षित वापसी कर रही हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये वापसी कोई आम वापसी नहीं है। जब हम उनके पूरे सफर का विश्लेषण करते हैं तो समझ आता है कि ये इंसान कितनी बार राख से उठकर दोबारा खड़ी हुई है। बिल्कुल, और यही आज का हमारा मिशन भी है। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ ताज़ा समाचार लेख हैं, उनका विकिपीडिया पेज है, बॉलीवुड हंगामा और कोई मोई के विस्तृत आर्टिकल्स हैं और उनके कई पुराने साक्षात्कारों का एक बड़ा संग्रह है। काफी गहरी रिसर्च है मतलब। तो इन सब के आधार पर आज हम सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक निडर व्यवसायी, एक बेबाक लेखिका और एक संवेदनशील समाज सेविका के रूप में प्रीति जिंटा के असाधारण सफर का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सफलता के इस वर्तमान शिखर और इस शानदार वापसी को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस इमारत की नींव कैसे रखी गई। बिल्कुल। और सिनेमा में उनका प्रवेश तो मतलब बिल्कुल ही अप्रत्याशित था। उनका शुरुआती जीवन किसी भी आम मध्यवर्गीय परिवार जैसा ही था। उनका जन्म शिमला की खूबसूरत वादियों में हुआ था। पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, तो घर में बहुत ही अनुशासन का माहौल था। लेकिन वो हादसा, महज 13 साल की उम्र में एक भयानक कार दुर्घटना ने उनकी दुनिया पलट कर रख दी। उस हादसे में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उसी दुर्घटना में उनकी माँ भी गंभीर रूप से घायल हो गई और करीब 2 साल तक बिस्तर पर रही। होती है जब कोई भी बच्चा दुनिया को समझना शुरू ही कर रहा होता है। इतने बड़े सदमे ने उन्हें समय से पहले ही बड़ा कर दिया होगा। एकदम सही। उन्होंने अपने कई साक्षात्कारों में ये बात स्वीकार भी की है कि उस घटना ने उनसे उनका बचपन छीन लिया और उन्हें समय से पहले परिपक्व बना दिया। सेना के अनुशासन और इस त्रासदी ने मिलकर उनके अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा की जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी पढ़ाई जारी रखी। अंग्रेजी साहित्य में डिग्री लेने के बाद उन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी आपराधिक मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी फिल्म से कम नहीं लगता। मतलब क्रिमिनल साइकोलॉजी की पढ़ाई करने वाली लड़की का बॉलीवुड से क्या लेना देना। वो तो सिनेमा में आना ही नहीं चाहती थी। बिल्कुल नहीं, उनका तो कोई इरादा ही नहीं था। हाँ, बताया जाता है कि एक दिन वो महज अपनी एक दोस्त का साथ देने के लिए एक ऑडिशन में गई थी और वहाँ संयोगवश उनकी मुलाकात मशहूर निर्देशक शेखर कपूर से हो गई। और उन्हें देखते ही पहचान लिया। एग्जैक्टली। शेखर कपूर ने उन्हें देखते ही कहा कि उन्हें कैमरे के सामने होना चाहिए और वहीं से किस्मत का पहिया घूमा, जिसके बाद उन्हें दिल से और सोल्जर जैसी फिल्में मिली। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के जरिए समझाऊं तो उनका बॉलीवुड में आना ऐसा था जैसे कोई गलती से किसी अनजान पार्टी में पहुंच जाए और पार्टी में मौजूद लोग अचानक उसे ही वहां का मुख्य अतिथि, मेरा मतलब है गेस्ट ऑफ ऑनर, बना दे। हाँ, ये तुलना काफी सटीक है। और मजेदार बात यह है कि उस दौर के बॉलीवुड में नायिकाओं की एक बहुत ही तयशुदा छवि हुआ करती थी। सफेद साड़ी पहनना, बारिश में नाचना और हीरो के पीछे पीछे चलना। टिपिकल 90s की हीरोइन। हाँ, और उनके अपने दोस्तों ने उन्हें ये कहकर चिढ़ाया था कि अब तुम भी फिल्मों में जाकर यही सब करोगी। लेकिन यहाँ मैं एक अहम सवाल उठाना चाहूंगी। अक्सर ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने क्रिमिनल साइकोलॉजी के ज्ञान का इस्तेमाल अपने अभिनय में किया। जी। तो क्या ये सच में उनके अभिनय में काम आया या ये सिर्फ पीआर का एक अच्छा पैंतरा था? मतलब 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों में मनोविज्ञान का कितना ही काम होता था। हीरोइन का काम तो बस सुंदर दिखना और रोना होता था। नहीं,
ये कोई पीआर स्टंट नहीं था, बल्कि उनका काम करने का असली तरीका था। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि प्रीति ने इस एकेडमिक ज्ञान का बहुत ही व्यवहारिक और गहराई से उपयोग किया। अच्छा, कैसे? वो सेट पर ऐसे नहीं पहुंच जाती थी, वो अपने हर किरदार का 2-2 पेज का एक मनोवैज्ञानिक खाका तैयार करती थी। सीरियसली? हाँ, 2 पेज का। हाँ। वो सोचती थी कि इस किरदार का बचपन कैसा रहा होगा, अगर इसे गुस्सा आता है तो ये किस तरह से प्रतिक्रिया देगी, झूठ बोलते समय इसके हाथों का मूवमेंट कैसा होगा। मतलब वो किरदार की पूरी बैक स्टोरी खुद गढ़ती थी। जी हाँ, और इसका असर पर्दे पर साफ दिखा। आप साल 2000 में आई फिल्म क्या कहना को ही देख लीजिए। हाँ, वो तो बहुत ही अलग फिल्म थी। बिल्कुल। उस दौर में एक कुंवारी किशोर माँ का किरदार निभाना, जो समाज के तानों की परवाह किए बिना अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है, ये उस सफेद साड़ी वाली नायिका की रूढ़िवादी छवि को पूरी तरह से चकनाचूर करने वाला था। उन्होंने उस किरदार की मानसिक उथल-पुथल को इतनी बारीकी से पकड़ा कि दर्शक हैरान रह गए। सच में। और ये सिलसिला सिर्फ एक फिल्म तक नहीं रुका। सलाम नमस्ते में उन्होंने एक ऐसी स्वतंत्र महिला का किरदार निभाया जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, अपना खर्च खुद उठाती है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है। हाँ, जो उस समय के हिसाब से बहुत बोल्ड था। बहुत ज्यादा। या फिर कभी अलविदा ना कहना में एक बेहद महत्वाकांक्षी फैशन मैगजीन एडिटर का किरदार, जिसका कैरियर उसके लिए उसके वैवाहिक जीवन जितना ही महत्वपूर्ण है। ये सब बहुत ही आधुनिक, यथार्थवादी और जटिल मनोवैज्ञानिक परतों वाले किरदार थे। सही मायने में वो पर्दे पर एक मजबूत, निडर और आधुनिक भारतीय महिला की आवाज बन चुकी थी। दर्शक उनमें अपनी परछाई देखने लगे थे। लेकिन पर्दे पर निडर महिलाओं का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री असल जिंदगी में भी उतनी ही निडर साबित होगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। उनके रियल लाइफ के साहस का सबसे बड़ा परीक्षण रियल लाइफ में होने वाला था। हाँ, 2003 वाला वाकया। एग्जैक्टली। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वापस चलते हैं साल 2003 में। ये वो खौफनाक समय था जब बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का बहुत गहरा और काला साया मंडरा रहा था। वो दौर भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। 2003 का कुख्यात भारत शाह और अंडरवर्ल्ड का मामला सुर्खियों में छाया हुआ था। हाँ। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि फिल्म के फाइनेंसर का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से था। इंडस्ट्री में खौफ इतना था कि राकेश रोशन को हाल ही में दिन दहाड़े गोली मारी जा चुकी थी। बाप रे, डर का माहौल ऐसा था कि बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने फोन बंद रखने शुरू कर दिए थे। और जब अदालत में गवाही देने का समय आया तो शाहरुख खान और सलमान खान जैसे 13 बड़े सितारे, जिन्हें पहले इस मामले में गवाह बनाया गया था, वो कोर्ट में अपने बयानों से मुकर गए। सबने पीछे कदम खींच लिए थे। हाँ, उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें कोई धमकी नहीं मिली। लेकिन इन सब के बीच 28 साल की प्रीति जिंटा अकेली गवाह थी, जो अदालत में अपनी बात पर अडिग रही। बिल्कुल। लेकिन यहाँ फिर से एक सवाल उठता है और मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। 13 बड़े पुरुष सितारे पीछे हट गए। क्या ये प्रीति की असाधारण बहादुरी थी या फिर उन्हें उस खतरे की गंभीरता का सही अंदाजा ही नहीं था? मतलब क्या वो थोड़ी नादान थी? नहीं। या क्या उन्हें कोई खास पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी जो बाकी लोगों को नहीं मिली थी? हाँ, नादान तो बिल्कुल नहीं थी और खतरे की गंभीरता को वो किसी भी और इंसान से ज्यादा समझ रही थी। वो पूरी तरह से डरी हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि जब उन्हें +92 कोड वाले नंबरों से गालियों भरे फोन आते थे तो वो बुरी तरह घबरा जाती थी। उनकी जान सच में खतरे में थी। उस समय जज AP भंगाले ने उनकी गवाही इन कैमरा दर्ज की थी। इन कैमरा गवाही का मतलब है कि अदालत का कमरा खाली कर दिया जाता है और वहां सिर्फ जज, वकील और आरोपी मौजूद रहते हैं ताकि गवाह को डराया या धमकाया ना जा सके। फिर भी एक बंद कमरे में आरोपियों और वकीलों के सामने खड़े होकर गवाही देना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें उनके उस भाषण को याद करना चाहिए जो उन्होंने गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड लेते समय दिया था। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। ये पुरस्कार उन्हें इसी अदम्य साहस के लिए दिया गया था। उन्होंने मंच से एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आपको डर ना लगे। बहादुरी का मतलब है अपने डर पर काबू पाना। वाओ, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। डर लगना एक इंसानी फितरत है, लेकिन उस डर के बावजूद सही कदम उठाना ही असली ताकत है। और इस ताकत की जड़ें उनके उस बचपन में थीं जिसके बारे में हमने भी बात की।
उनके पिता ने उन्हें हमेशा एक बात सिखाई थी कि एक महिला को आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। उसे कभी भी किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इन्हीं मूल्यों ने उन्हें उस खौफनाक माहौल में भी सच के साथ खड़े होने की ताकत दी। वो जानती थी कि अगर वो उस दिन पीछे हट गईं, तो वो जिंदगी भर खुद की नजरों में आंखें नहीं मिला पाएंगी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। एक तरफ जान का सीधा खतरा और दूसरी तरफ अपना ज़मीर, और उन्होंने ज़मीर को चुना। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी घटना ने उन्हें बॉलीवुड की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी दिखा दी। उन्हें समझ आ गया कि ये इंडस्ट्री बहुत ही अस्थिर है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अंडरवर्ल्ड के उस खौफनाक साए से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा को सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक बिल्कुल नई दिशा में कदम बढ़ाया, व्यापार, बेबाक लेखन और समाज सेवा की ओर। और ये उनके व्यक्तित्व का एक और हैरान करने वाला और दूरदर्शी पहलू है। अभिनय से जो भी पैसा और शोहरत उन्होंने कमाई, उसे उन्होंने एक बहुत ही चतुर व्यवसायी की तरह निवेश किया। अगर मैं इसे वित्तीय दुनिया की भाषा में कहूँ तो प्रीति जिंटा ने अपने करियर को एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की तरह देखा और उसी तरह निवेश किया। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार और सटीक एनालॉजी है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये पोर्टफोलियो काम कैसे करता है। बिल्कुल। इस फंड में उनका अभिनय उच्च जोखिम लेकिन उच्च रिटर्न वाला हिस्सा था। इसके बाद आता है रियल एस्टेट, जो एक स्थिर और सुरक्षित संपत्ति है। आज मुंबई के सबसे पॉश इलाके पाली हिल में उनका 17 करोड़ रुपए का शानदार अपार्टमेंट है और अपने होम टाउन शिमला में 7 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और फिर आता है इस पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, लॉन्ग टर्म इक्विटी। साल 2008 जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL शुरू हुआ, तब वो किंग्स 11 पंजाब, जिसे अब पंजाब किंग्स कहा जाता है, की सह मालिक बनी। हाँ, जो बहुत बड़ा कदम था। उस समय उन्होंने लगभग 35 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उस वक्त क्रिकेट का ये नया फॉर्मेट कैसा प्रदर्शन करेगा, ये किसी को नहीं पता था। वो उस समय किसी भी IPL टीम की एकमात्र महिला मालिक थी और सबसे युवा भी। एक पुरुष प्रधान खेल व्यवसाय में एक 33 साल की अभिनेत्री का उतरना बहुत बड़ा कदम था। और उस कदम का नतीजा देखिए, आज उस टीम की वैल्यूएशन $925 मिलियन आंकी गई है। रुको, $925 मिलियन? जी हाँ। 35 करोड़ रुपए से $925 मिलियन तक का सफर। आज उनकी कुल व्यक्तिगत संपत्ति लगभग 183 करोड़ रुपए आंकी जाती है। बाप रे। इसके अलावा वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी करोड़ों कमाती हैं। ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं है, बल्कि उनके पास एक बहुत ही तेज बिजनेस माइंड है। सीरियसली। लेकिन ये पोर्टफोलियो सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल कैपिटल यानी सामाजिक पूंजी भी था। उन्होंने अपनी आवाज और अपने मंच का इस्तेमाल बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया। 2004 में उन्होंने BBC न्यूज ऑनलाइन के लिए कॉलम लिखने शुरू किए। जी, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि वो कॉलम कोई हल्की फुल्की बॉलीवुड गपशप, फैशन टिप्स या अपनी फिल्मों के प्रमोशन के बारे में नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऑड्स स्टैक्ड अगेंस्ट इंडियन वुमेन नाम से एक बेहद तीखा कॉलम लिखा था। इसमें उन्होंने भारत की सड़कों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी, असुरक्षा और समाज के दोहरे रवैये पर कड़े सवाल उठाए थे। हाँ, वो कॉलम काफी चर्चा में रहा था। बहुत ज्यादा। और ये जानना दिलचस्प है कि ये कॉलम इतना वायरल क्यों हुआ। उनके पहले ही लेख को एक दिन में 1 लाख से ज्यादा बार पढ़ा गया था। एक दिन में? हाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आम महिला के रोजमर्रा के डर को अपनी स्टार पावर के जरिए दुनिया के सामने रखा था। पूरी दुनिया से लोगों ने उन्हें ईमेल भेजकर अपना समर्थन जताया था। और समाज के प्रति उनकी ये गहरी जिम्मेदारी सिर्फ लिखने या बातें करने तक नहीं रुकी। उन्होंने इसे जमीन पर उतार कर भी दिखाया। वो अनाथालय वाला किस्सा। हाँ, 2009 में अपने 34वें जन्मदिन के मौके पर, जब आमतौर पर फिल्मी सितारे बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, उन्होंने ऋषिकेश के मदर मिरेकल अनाथालय से 34 अनाथ लड़कियों को गोद लेने का फैसला किया। सच में 34 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उन्होंने उन सभी बच्चियों की शिक्षा, उनके रहने, भोजन और कपड़ों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। वाव। और ये कोई एक दिन का पब्लिसिटी स्टंट नहीं था जिसके बाद वो उन्हें भूल जाती। वो साल में कम से कम 2 बार खुद उनसे मिलने ऋषिकेश जाती थी। अगर हम फिर से उनके मनोविज्ञान और अतीत की ओर लौटें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि 13 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के कारण वो एक अनाथ बच्चे के दर्द और असुरक्षा को कितनी गहराई से समझती थी। ये सच में बहुत भावुक कर देने वाला पहलू है।
इसके अलावा वो यूएनएड्स की गुडविल एम्बेसडर भी बनी जी। और उन्होंने अपनी व्यापारिक ताकत का इस्तेमाल अपने सामाजिक कार्यों के लिए किया। उन्होंने अपनी आईपीएल टीम को इस नेक काम से जोड़ दिया। टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर रेड रिबन पहनकर मैच खेले ताकि एचआईवी को लेकर जागरूकता फैले। और इतना ही नहीं, टीम की मर्चेंडाइज से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा इस संस्था को दान कर दिया गया। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था अवेयरनेस फैलाने का। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने अभिनय, एक भारी भरकम खेल व्यवसाय का प्रबंधन, बेबाक पत्रकारिता और परोपकार, इन सभी अलग अलग नावों की सवारी एक साथ की और बिना संतुलन खोए बहुत ही सफलतापूर्वक करके दिखाई। और उनके इन्हीं मानवीय कार्यों को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मान्यता भी मिली। 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। हाँ, ये बहुत बड़ा सम्मान था। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अतीत में कई विश्वविद्यालयों से ऐसी उपाधियां ये कहकर ठुकरा दी थी कि सिर्फ फिल्मों में नाचने, गाने और अभिनय करने के लिए इतना बड़ा सम्मान लेना उन्हें सही नहीं लगता। मतलब उन्हें लगता था कि उन्होंने कुछ असली योगदान नहीं दिया है। हाँ, लेकिन जब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने उन्हें स्पष्ट किया कि ये सम्मान उनके सिनेमाई काम के लिए नहीं बल्कि उनके परोपकारी कार्यों और सांस्कृतिक योगदान के लिए है, तब उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। यह उनके स्पष्ट विचारों और मूल्यों को दर्शाता है। सही बात है, लेकिन एक तरफ इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा करना, समाज सेवा के इतने बड़े काम करना और दूसरी तरफ एक आम इंसान का व्यक्तिगत जीवन जीना, ये सब इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। इस अपार सफलता के शोर के बीच उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई संघर्षों, बदलावों और प्राकृतिक आपदाओं तक का सामना किया है। सही कहा। 2016 में उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने अमेरिकी नागरिक जीन गुडइनफ से शादी की और बॉलीवुड की जगह चांद से काफी दूर लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गई। वो एक बहुत बड़ा बदलाव था उनकी लाइफ में। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव था। फिर 2021 में सरोगेसी के माध्यम से उनके जुड़वां बच्चों जय और जिया का जन्म हुआ। वो अपने परिवार के साथ मातृत्व का पूरा आनंद ले रही हैं। लेकिन खैर, जिंदगी हमेशा एक जैसी शांत नहीं रहती। भले आप कितने भी सफल क्यों ना हो या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रह रहे हो। हाँ, और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे कोई व्यक्ति इतनी अपार सफलता, करोड़ों की संपत्ति और शोहरत के बावजूद भी जमीन से जुड़ा रहता है। कैसे वो आम लोगों के दर्द और मानवीय संवेदनाओं को महसूस कर पाता है। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हमें जनवरी 2025 में देखने को मिला। हाँ, जब लॉस एंजलिस के जंगलों में वो भयानक और भीषण आग लगी थी। जी। उस प्राकृतिक आपदा के दौरान एक ग्लोबल स्टार होने के बावजूद उनका दर्द किसी भी आम नागरिक जैसा ही था। हाँ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था ना। हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी घबराहट साझा करते हुए लिखा था कि आसमान पूरी तरह धुएं और राख से भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि राख बिल्कुल बर्फ के टुकड़ों की तरह आसमान से गिर रही है। उनका अपना परिवार और बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन अपने आसपास के पड़ोसियों को रातों रात बेघर होते देख, प्रकृति की इस तबाही का मंजर देखकर वो बेहद आहत और दुखी थी। कोई भी इंसान दुखी होगा। बिल्कुल। उन्होंने दिन रात काम कर रहे दमकल कर्मियों का आभार व्यक्त किया और प्रभावित लोगों के लिए मदद की अपील की। ये छोटी सी घटना ये साबित करती है कि वो किसी आयरन डोम या सुरक्षित किले में कैद एक कटी हुई हस्ती नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील इंसान है जो अपने आसपास के समाज के दर्द को महसूस करती है। ये उनकी वही संवेदनशीलता है जो हमने सालों पहले तब देखी थी जब उन्होंने ऋषिकेश की उन 34 बच्चियों का भविष्य संवारने का फैसला किया था। बिल्कुल सही। और अब 2026 में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा करने के बाद वो एक बार फिर से उस जगह लौट रही हैं जहां से इस पूरी जादुई यात्रा की शुरुआत हुई थी, सिनेमा का रुपहला पर्दा। और ये कोई छोटी मोटी वापसी नहीं है। राजकुमार संतोषी जैसे दिग्गज निर्देशक और आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस तले बन रही फिल्म लाहौर 1947 से वो बड़े पर्दे पर कदम रख रही हैं। हाँ, इस फिल्म का तो बहुत बज़ है। बिल्कुल। इसमें उनके साथ सनी देओल जैसे बड़े स्टार हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए उनकी फीस 10 करोड़ रुपए तय की गई है। 10 करोड़ रुपए, मतलब ये आंकड़ा खुद में ये साबित करता है कि इतने लंबे ब्रेक के बाद भी फिल्म उद्योग में उनका कद, उनका स्टार पावर और उनकी प्रासंगिकता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। निर्माता आज भी उनके नाम पर करोड़ों का दांव लगाने को तैयार है। ये वाकई एक अद्भुत और प्रेरित करने वाला सफर है। मतलब सोचिए ना,
शिमला की शांत वादियों से लेकर बॉलीवुड के चमकदार शिखर तक का सफर, फिर उस शिखर से अंडरवर्ल्ड की धमकियों वाले खौफनाक कोर्टरूम तक जाना, वहां से निकलकर पुरुषों के वर्चस्व वाले आईपीएल के बोर्डरूम में अपनी धाक जमाना, और फिर परोपकार के काम करना। बिल्कुल। और फिर हॉलीवुड के शहर लॉस एंजल्स के जीवन से वापस लाहौर 1947 के सेट तक का ये पूरा चक्कर। उनके सफर ने ये बार बार साबित किया है कि अगर इंसान अपनी शर्तों पर जीने की ठान ले और अपने अंदर के डर का सामना करने की हिम्मत रखे, तो कोई भी रूढ़िवादी सोच, कोई भी धमकी और कोई भी चुनौती उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर हमारी इस विस्तृत और गहन चर्चा के अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा और सोचने लायक सवाल छोड़ जाती है। हमारी दुनिया में स्टारडम और सुपरस्टार जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। पीआर एजेंसियां करोड़ों रुपए खर्च करके अपने क्लाइंट्स को पर्दे पर हीरो साबित करने में लगी रहती हैं। इमेज बिल्डिंग चलती रहती है। एग्जैक्टली। लेकिन ये सोचने का विषय है, क्या असली स्टारडम सिर्फ बॉक्स ऑफिस के करोड़ों के आंकड़ों, महंगी कारों, डिजाइनर कपड़ों और छद्म ग्लैमर से तय होता है, या फिर इसका असली पैमाना वो वास्तविक प्रभाव, वो सामाजिक बदलाव और वो अदम्य साहस है जो कोई इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है? जब कैमरे बंद हो जाते हैं ना और डायरेक्टर कट बोल देता है, तब इंसान के असली चरित्र की पहचान होती है। एकदम सही। जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद ये बातें मायने नहीं रखेंगी कि किसने कितनी हिट फिल्में दी। मायने ये रखेगा कि उस असल जिंदगी की स्क्रिप्ट में, जहाँ कोई रीटेक नहीं होता, जहाँ कोई स्टंट डबल नहीं होता, वहाँ किसने सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई थी। बिल्कुल। प्रीति जिंटा ने तो एक सुरक्षित स्क्रिप्ट से बाहर निकलकर अपनी कहानी खुद लिखने का विकल्प चुना। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में और ऐसी कितनी तयशुदा स्क्रिप्ट्स और रूढ़ियां हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई साहसी इंसान आए और उनसे बाहर निकलने की हिम्मत दिखाए। ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, तो बस इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा नई चीजें सीखते रहें, अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहें और अपनी धारणाओं को चुनौती देते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।